डॉक्टर मधु, ये एक दर्शक हैं जो पूछ रहे हैं कि प्लाज्मा थेरेपी कितनी कारगर कारगर है। वैद्य आनंद पांडे भी लिखते हैं और एक अनुभूति ट्रस्ट है, ये भी लिखते हैं। सेम क्वेश्चन है दोनों लोगों के। जी, जैसा अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे रेमडेसिविर के बारे में, तो जी। प्लाज्मा थेरेपी की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। प्लाज्मा थेरेपी कोई एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो ये बात हमें समझनी होगी कि जिस तरीके से एक ट्रायल फेज में हमारा रेमडेसिविर, अभी हमारे पास एडिक्वेट एविडेंस नहीं है कि ये इसकी एक्चुअल इंडिकेशन क्या है कोरोना के लिए, और अगर हमने किसी कोविड-19 केस में दे दिया तो उसका आउटकम क्या होगा। ये दोनों ही ऐसे मुख्य मुद्दे हैं जो कि अभी तक ये दवा हमारी आंसर नहीं दे पाई है कि एग्जैक्ट इंडिकेशन क्या है रेमडेसिविर के। और दूसरी बात जो मैंने कही कि अगर किसी को हमने रेमडेसिविर दिया तो उस पेशेंट का आउटकम के टर्म्स में हम क्या गेन कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चंस, अभी ये दो मुद्दे ऐसे हैं जो कि हमें इसका उत्तर पुख्ता तौर पे नहीं मिल पाया है। वही सेम स्थिति है प्लाज्मा थेरेपी की। जैसा डॉक्टर अंशुमन भी अभी बता रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो एक किस्म का हवा बनाया गया है, और ये हाइप जो क्रिएट होता है, मोस्टली मैं इस जरूर कहना चाहूंगी कि मीडिया से कहीं ना कहीं एक ये धारणा जनरल पब्लिक में जाती है कि अगर हमने प्लाज्मा थेरेपी दे दिया तो हमारा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर आएगा, या हम रेमडेसिविर दे दिया तो हमारा पेशेंट पूरी तरीके से ठीक होकर आएगा। सबसे पहले समझने की बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी हैज इट्स ओन इनहेरेंट रिस्क। हर पेशेंट में हम इसे नहीं दे सकते। अगर किसी की ऑलरेडी टेंडेंसी है एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस की या किसी और वजह से, हम नहीं दे सकते। दूसरी चीज है कि ये थेरेपी कारगर कितनी होगी। ये कई तरह के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है कि हमारी प्लाज्मा थेरेपी कारगर कितनी होगी। सबसे पहली चीज है कि 3 मंथ्स के बाद एंटीबॉडी का बहुत शार्प डिक्लाइन होता है। तो जो हमारे डोनर हैं उनकी बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल कितनी है, क्या वो एक न्यूट्रलाइजिंग प्रोटेक्टिव लेवल ऑफ एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में है या नहीं, जिससे हम प्लाज्मा लेकर एक पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने या जो भी WHO है या जो भी हमारे हेल्थ अथॉरिटीज हैं, इन्होंने एक गाइडलाइन जरूर बनाई है कि हम ये देखें कि जिसको जो भी प्लाज्मा डोनर है वो एटलीस्ट उसकी रिकवरी 14 डेज पहले हो चुकी हो, और वो 3 महीने से पहले का केस ना हो। क्योंकि 3 महीने के बाद देखा गया है कि किसी भी जो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं उनके बॉडी में एंटीबॉडी की लेवल का बहुत शार्प डिक्लाइन होता है। मैं खुद एक ट्रायल की पार्ट हूं और मैंने देखा है कि मेरी एंटीबॉडी लेवल आफ्टर 3 मंथ्स या आफ्टर 4 मंथ्स किस तरीके से डिक्लाइन हुई है। तो ये बहुत सारी बातें हैं कि क्या वो, एक तो पहले की इस ये भी एक टेंटेटिव, ये प्रोवन थेरेपी नहीं है फॉर कोविड-19, ये बात हमें समझनी होगी। प्रोटेक्टिव लेवल्स किसी के बॉडी में कितनी ज्यादा है, या हर ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पॉन्स होता है टू एनी गिवन ट्रीटमेंट, ये डिफरेंट होता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हर केस में जिसको प्लाज्मा थेरेपी दी गई वो रिकवर हो गया। हो सकता है बहुत इनिशियल स्टेज में हो, उस पर्सन की वायरल लोड कम हो, एंटीजेनिक रिस्पॉन्स बॉडी में कम हुआ हो, और उस स्टेज पे हमने अर्ली स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी दी, जिसमें कि खुद उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी की लेवल काफी हाई थी, इंटैक्ट थी, मोर देन 15 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हम एक कट ऑफ मानकर चलते हैं। तो उन्हीं केसेस में कुछ फायदा हो सकता है। और मैं फिर ये बात रिपीट करूंगी, ना ही रेमडेसिविर और ना ही प्लाज्मा थेरेपी ये रामबाण नहीं है। ये हर केसेस में इंडिकेटेड नहीं होते हैं। माइल्ड केसेस में तो डेफिनेटली इनकी जरूरत नहीं है। मॉडरेट केसेस, मॉडरेट टू सिवियर केसेस में अंडर सर्टेन मेडिकल इंडिकेशंस ही इन्हें दिया जाना चाहिए। जी।